तो हेलो एंड वेलकम जनवरी बैच। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक हम लोगों ने एक नए एपिसोड की शुरुआत की। उससे पहले हमने इकोनॉमी को समझने का प्रयत्न किया, जीडीपी जानने का प्रयास किया कि कौन से कंट्री की जीडीपी कितनी बढ़ रही है, क्या इंडिया ग्रोइंग है कि नहीं है। फिर हमने 2 वीक्स, जनरली होने चाहिए पर हमने 3 वीक्स किए, राइट। मैं अभी यहाँ पे 2 वीक्स कहता हूं कि 2 वीक हमने डिमांड ढूंढने के पीछे लगाए। डिमांड यानी हम देखना चाहते थे कौन से सेक्टर के धंधे बढ़ते जा रहे हैं, हम उन सेक्टर पे फोकस करना चाहेंगे, राइट। हम वहां ज्यादा वेटेज रखना चाहेंगे जहां पे धंधा ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। देखो, कुछ जगह पे सिर्फ बातें होगी, ये बहुत बढ़िया होगा, वो बहुत बढ़िया होगा, पर होगा तब होगा रुपए में भी तो रुपए में भी तो कन्वर्ट होना चाहिए, राइट। मॉनेटरी कन्वर्जन ना हो तो वो ग्रोथ कोई काम का नहीं है, राइट। ओवरऑल तो ग्रोथ मॉनेटरी दिखना चाहिए। तो सेल्स बढ़े, वो आपको बताता है कि यस, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, राइट। तो आपने डिमांड जानने का प्रयत्न किया कि कौन सी इंडस्ट्री है, चलो कहां पे धंधे बढ़ रहे हैं, राइट। ये वीक से आप लोगों ने जो डिमांडिंग इंडस्ट्री है उसमें से क्वालिटी कंपनी ढूंढने का स्टार्ट किया, राइट। अब यहां पे जरूरी नहीं है सारी डिमांडिंग इंडस्ट्री लिखी है, राइट। हमें फोकस वैसे डिमांडिंग पे ही करना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्री पे ही करना चाहिए जहां पे ग्रोथ हो। लेकिन यहाँ पे हमने ज्यादा इंडस्ट्री इसलिए ली है ताकि क्वालिटी एनालिसिस हम प्रॉपर कर सके वाइड वैरायटी ऑफ दिस सेक्टर पे, बराबर की नहीं। हमें घटिया सेक्टर में भी पता रहना चाहिए कि वहां पे भी अच्छी कंपनियां होती है। बहुत सी अच्छी कंपनियां हैं जो सेक्टर बुरे होने के कारण परफॉर्म नहीं कर पाती है। वो सेक्टर में पैसा आता नहीं है पर वो कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन है कंपनी की, पर उसके धंधे बढ़ते नहीं है तो आपको भाव में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ये सारी चीज की जानकारी लेने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे सारी मेजर इंडस्ट्री तो यहाँ पे डाल दी, राइट। ताकि चलो हम इनका रिसर्च करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग इंडस्ट्री में कौन सी कंपनियां होती है, कौन सी कंपनी कितना धंधा करती है, और अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से कौन अच्छी है कौन बुरी है। हमने जो टेस्ट किया था, एक टेस्ट वाली कंपनी ये है, टेस्ट वाला सेक्टर है डिपार्टमेंट स्टोर। तो टेस्ट एक्सरसाइज में हमने ये जाना था कि चलो यहाँ पे तो डीमार्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, राइट, लिस्टेड कंपनियों में। अब यहाँ पे हम रिलायंस रिटेल डाल देंगे तो पता चल जाएगा कि रिलायंस रिटेल एक तरफ, ये सारी कंपनियां एक तरफ। रिलायंस इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है तो डीमार्ट सबसे बड़ी उभर के आती है। यही डीमार्ट क्वालिटी पैरामीटर में भी अव्वल आती है, राइट। देखो, 2021 का जो साल था ये बुरा था। बुरा इसलिए कहेंगे क्योंकि कोविड का अफेक्ट था, तो कई सेक्टर्स थे जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे। अब ये जो आपका सेक्टर था ये भी कुछ हद तक अफेक्टेड था। तो 2021 में कई कंपनियों के बिजनेस 25 से 30% अफेक्ट हुए डिपार्टमेंट स्टोर में। कुछ जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां थी जो पहले से सावधान हो गई, पहले से उनको पता चल गया कि गड़बड़ है, चलो अभी से कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने अलग अलग स्टेप लिए होंगे, तो वहां पे कम डी ग्रोथ आया। जैसे रिलायंस रिटेल में खाली धंधा 4% से टूटा, आपके डिमार्ट का धंधा पिछले साल खाली 4% से टूटा, पर टूटा। दूसरी जो सब कंपनियां हैं उनके 25 से 30% से धंधा गिरे। तो आपने देखा पिछले साल, देखो सब ने लॉस किया है कि नहीं। पूरे डिपार्टमेंट स्टोर में मेरे को एक कंपनी बताओ जो प्रॉफिट कर रही है, नन ऑफ द कंपनीज। अब ये तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है ना। तो इमर्जिंग सेक्टर में ऐसा होता है
ज्यादातर कंपनियां लॉस कर रही होती है, पर तभी भी कुछ होते हैं ऐसे खिलाड़ी जो बुरे समय पे भी निकल आते हैं। आज जो आप डिपार्टमेंट स्टोर कर रहे हो दोस्तों, बरसों पहले जब मैं फुटवेयर कर रहा था, फुटवेयर में भी सब कंपनियां लॉस कर रही थी। ये मुझे एक रिलैक्सो मिली जो प्रॉफिट कर रही थी, पता नहीं चल रहा था उस समय कि वाह ये प्रॉफिट कर रही है, ध्यान देते, राइट। पर मेरे को लगा अच्छा, अच्छे प्रॉफिट है इसके, चलो इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। और देखो अभी 10 साल होने को आए, बाकी सब कंपनियां अभी आज प्रॉफिट करने लगी, और जो रिलैक्सो थी वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर रही है आज भी। मैं पेंट याद करूं तो पेंट में कंपनियों के मार्जिन बहुत कम थे, तब एशियन के उनसे ज्यादा थे। अब आज 10 साल बाद देखते हैं एशियन पेंट के एकदम ज्यादा है, दूसरे के उससे थोड़े कम है। आज आपको लगेगा सब प्रॉफिट कर रही है, पर वो सब वो जमाने में प्रॉफिट नहीं करती थी। मैं सिरामिक इंडस्ट्री ढूंढ रहा था, मुझे खाली कजारिया और सेरा मिली 10 साल पहले, सोचो। अब जब हम 10 साल पहले लोगों को सिखाते थे, उस समय हम यही कहते थे कि 2020 में जो बंदा रिसर्च करेगा ना, उसे भी पेंट में एशियन पेंट मिलेगी, उसे भी सेरामिक में कजारिया ही मिलेगी। देखो अभी आज हम रिसर्च कर रहे हैं, आप में से जिसने सिरामिक में रिसर्च किया होगा, कजारिया के मार्जिन सबसे ज्यादा होंगे। मैं कंफ्यूज था, सेरा कजारिया में दोनों बढ़िया थे, आज भी ऐसा है, दोनों बढ़िया है। बाकी सब कंपनियां अभी प्रॉफिट कर रही है दोस्तों, पर उनके मार्जिन आते हैं। तो जो अच्छी थी वो अच्छी है। 2030 में भी 10 साल बाद जब लोग रिसर्च करेंगे, तब ऐसा नहीं है कि कोई अचानक आई और इन सबको पार करके आगे निकल गई। दोस्तों ऐसा अचानक वाली घटनाएं बाजार में आप लोग उम्मीद करते हो, पर ऐसा होता नहीं है। अचानक वाली घटनाएं नहीं होती है दोस्तों, राइट। तो ये कहानियां लोग कहते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा, अभी ये टर्न अराउंड आएगा। दोस्तों कंपनियों का टर्न अराउंड नहीं आता है, सेक्टर का टर्न अराउंड आता है। लेट मी रिपीट, कंपनियों का टर्न अराउंड नहीं आता है, सेक्टर का टर्न अराउंड आता है। और वो सेक्टर में जो बुरे समय में अच्छी थी, वो जब सेक्टर का अच्छा समय आता है तब वो ही कंपनी सबसे अव्वल प्रदर्शन करती है। घटिया कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन करती है। तो अच्छे समय पे लोगों को पता नहीं चलता है कि सही में कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर लोगों का सही चित्र देखना हो तो उनको जब गुस्सा आता है तब देखो, उनके बुरे समय में देखो तो उनका सही चित्र पता चलेगा। सेम थिंग इन कंपनी, इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड कंपनीज, बुरे समय में देखो उनको, वो कैसा प्रदर्शन करती है। बुरे समय में वो सही चित्र सामने आके खड़ा रहता है दोस्तों। देखो ये बुरा साल था पिछले साल का डिपार्टमेंट स्टोर का, आपकी डिमांड अव्वल उतरी, राइट। अब देखो इतने सालों में ऐसा कभी भी आपने सुना है कि हमने डिमांड के अलावा कुछ और रिकमेंड किया हो? ना 10 साल पहले, ना अभी, राइट। तो ये हर एक सेक्टर में होता है। मैं जब ऑटो टायर ढूंढता था, मैं कंफ्यूज था कि ये बालकृष्ण क्या है यार, ये कौन सी कंपनी है, इसके क्यों इतने अच्छे मार्जिन है। पर वो डेप फ्री थी, कब कह रहा हूं, 2007, 8, 9 हमने बालकृष्ण सिलेक्ट की। किसी को पसंद नहीं थी, सबको एमआरएफ पसंद था। आज भी आप देखो, बालकृष्ण ने पिछले 12-13 सालों में दूसरी हर एक कंपनी से सबसे ज्यादा कमा के दिया। व्हाई? ड्यू टू क्वालिटी। आज भी जो लोग रिसर्च करेंगे उनको यही कंपनी अच्छी दिखेगी। तो कंपनियां दोस्तों चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखो। हाँ, कुछ नए सेक्टर आएंगे, इमर्जिंग सेक्टर। जैसा डिपार्टमेंट आया वो नहीं था 2007-8 में, राइट। जैसा रेस्टोरेंट सेक्टर आया, जैसा इंटरनेट आया, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ऐसे कई नए नए सेक्टर उभर के आएंगे, राइट। उसमें जो कुछ कंपनियां हैं आज उभर रही है, बुरे बाकी सब लॉसेस कर रही है, वो एक दो कंपनी है जो प्रॉफिट कर रही है। ये 10-12 साल में राजा बनने वाली है, तगड़ा धंधा करेगी। फोकस ऑन दैट कंपनी, राइट। लोगों को फोकस करने दो दूसरी कंपनियों पे, उनको कहानियां बनाने दो,
हमें कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है, हमें रियल डेटा में इंटरेस्ट है। पैसा तगड़ा बनेगा, जो प्रॉफिट करता है उसी को पैसे मिलेंगे। जो पैसा खर्च के अपनी कंपनी चलाएंगे वो टेम्पररी चलेगी दोस्तों, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर लास्ट वीक डिस्कस किए, मुझे उम्मीद है, और मैंने आप लोगों का होमवर्क भी देखता गया मैं पूरे वीक। खुशी है बेसिक पैरामीटर हम लोग अच्छी तरह से समझे, राइट। देखो सबसे पहला पैरामीटर, चैट बॉक्स इज ओपन, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग चैट बॉक्स में जवाब दे। दोस्तों सबसे पहला पैरामीटर, whenever I am looking for any industry and I am looking for some company, okay, I want to invest in department store, let me search for some good company which can feed me for next 10 20 30 years. Even if I get retired, I want consistent money every year, no bahana. I want consistent money. What should be my first parameter whenever I look to any industry? Yes, friends. बताइए मुझे फर्स्ट पैरामीटर इन एनी इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओके, सो मंजूनाथ राजन, सेल्स, वंडरफुल सर। सबसे पहली चीज यही तो है, तुम धंधा करने आए हो। तुम यानी मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, आप लोग धंधा करने नहीं आए हो, आप लोग इन्वेस्टर हो। तो आपको पूछने का पूरा अधिकार है, क्यों भाई धंधा नहीं कर रहे हो? क्यों तुमसे अच्छा वो दूसरा बंदा धंधा कर रहा है? क्यों तुम्हारे एरिया में आके उसने स्टोर खोला और उसका धंधा बढ़ रहा है, तुम्हारा डाउन हो रहा है? ये सब पूछने का हमें अधिकार है। वी आर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर थोड़ी ना धंधा करेंगे, पर जो कंपनी में डालेंगे उसको 1000 प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं हमारी कंपनियों को, तुमने क्या धंधा किया इस साल? तो पहला चीज है सेल, सेल, सेल। तुम धंधा तो करो दोस्त, फिर दूसरी चीज देखेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज हम लोग उनका मार्केट शेयर देख रहे हैं, सेल्स यानी मार्केट शेयर। दोस्तों हम लोग ट्रैक करेंगे कि डीमार्ट अगर यूपी में आया है, अगर उसने नया नया यूपी में स्टार्ट किया है, डीमार्ट हर क्वार्टरली मेंटेन करेगा मार्केट शेयर। डीमार्ट का जो रीजनल हेड होगा आपके यूपी का, और if DMart is launching, for example, it's right now I think not in Kerala. For example, if they are launching in Kerala, they are going to track every quarter. The regional head will say, sir, right now we are having only 10% market share. This quarter we are having 11% market share. तो वो हर क्वार्टर अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने वाले हैं, घटाएंगे नहीं। So good company always track whether their market share is improving or decreasing. If we are investing in those companies which are not increasing their market share, that's a bad thing, right? तो दोस्तों धंधा सबसे पहली चीज है। लेस डेप्ट, सोनल मैडम आपने लिखा, राइट। लेकिन देखो कुछ कंपनियां होती है, चलो वो डेप्ट फ्री है, पर वो धंधा ही नहीं करती है, और तो उनको हम कहेंगे वो एकदम हाईली सेफ कंपनियां हैं, मतलब उनको एक्सपांशन का रिस्क नहीं लेना है। अब ये भी तो है, रिस्क है वहां इश्क है, रिस्क थोड़ा तो लेना पड़ेगा कि नहीं? एक्सपांड करना पड़ेगा, आपको बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा बनना पड़ेगा, नहीं तो कोई और आके आपको खा जाएगा, राइट। तो क्या है, सिर्फ डेप्ट फ्री जरूरी नहीं है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो डेप्ट फ्री है बट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। इससे तो वो डेप्ट बर्डन वाली कंपनियां अच्छी जो धंधे को बढ़ा पा रही है, राइट। सो वी विल लुक फॉर रिजनेबल डेप्ट। क्या कह रहा हूं मैं? रिजनेबल डेप्ट। पर धंधा तो चाहिए, तुम धंधा नहीं बढ़ाओगे नहीं चलेगा, राइट। सो लेस डेप्ट को हम पहले नहीं देखेंगे। परसी जी आपने बिल्कुल सही कहा, सेल्स, सेल्स, सेल्स। आपने जो मार्केट कैप लिखा है, देखो मार्केट कैप से इन्वेस्टर को पता चलता है, कि हिंट मिल रही है कि मेरे जो दूसरे भाई लोग हैं वो क्यों ये कंपनी में डाल रहे, क्यों इसका मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है, व्हाई। तो मेरे को थोड़ा हिंट मिलना चाहिए मार्केट कैप से, पर मार्केट कैप इज नॉट अ इंडिकेटर दैट दिस इज गुड कंपनी और बैड।
पर मार्केट कैप आपको क्या करता है, एक रडार बना रहा है, आपको कह रहा है इधर देखो, इधर इधर कुछ चल रहा है, इन्वेस्टरों को इधर ध्यान है, फिर उसका रिसर्च करो, क्या सही में ये कंपनी अच्छी है, क्या सही में ये कंपनी हाई मार्केट कैप देने के लायक है, राइट? तो मार्केट कैप इज नॉट एन इंडिकेटर which will tell us that this is good or bad, but market where cap will definitely ask us to focus there, right? Gigi Varghese, you are absolutely right. Sales, right? Profit margin, Sonal madam, बाद में आएगा. मनसुख भाई, sales, सुनीता मैडम, sales, प्रॉफिट, प्रमोटर होल्डिंग, सब बाद में देखेंगे. धंधा पहले है, राइट? हमको अगर विश्वास है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे, तो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों में ऐसा देखना पड़ेगा कौन सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस बेच पा रहा है. हमको अगर विश्वास है ऐसी कंपनियों पे जो फूड घर तक डिलीवरी कर पा रही है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी है जो फूड एट होम में सबसे तगड़ा धंधा कर रही है. सेल्स, सेल्स, सेल्स. कुछ रीजनल प्लेयर होंगे, हो सकता है कर्नाटक में कोई रीजनल कंपनी चल रही हो, वेस्ट बंगाल में कोई रीजनल ऐप है जो आपको लोकल सुविधा अच्छी दे रही है, बट स्टिल आने वाले समय में क्या होगा पता है, वो एरिया में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हो सकता है वो कंपनी को प्रॉब्लम आ जाए, तो हम रीजनल रिस्क नहीं ले सकते हैं. कोई कंपनी है जो सिर्फ एक दो स्टेट में बेवरेजेस बेच रही है, वो रिस्क होगा. अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बेवरेजेस का धंधा हमारा ठप हो जाएगा. So we will go for national player, regional player may be risky, right? हो सकता है आपके दोस्त हो रीजनल प्लेयर, पर हम क्या करें, बराबर की नहीं. हो सकता है अपने दोस्तों, पर रीजनल प्लेयर में रिस्क रहता है. सो दैट इज द रीजन. सेल्स, सेल्स, सेल्स. तो सेल्स एक बार देखने के बाद, यहाँ पे मैं सेल्स देख रहा हूं, सेल्स के बाद में पहली कौन सी चीज देखूंगा, right? Yes, yes, yes. Now again chat box is open. What I am going to look after sales? Profit margin. Yes, yes. Shreyans bhai, Manjunath ji, Sonal madam, Varghese ji, absolutely. Mansukh bhai, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. नेट प्रॉफिट मार्जिन, देखो कितना सही चित्र दे दिया आपको, है ना, कि डीमार्ट का मार्जिन सबसे बढ़िया है, राइट? अब देखो ये 2020 का भी देखोगे तो भी डीमार्ट का मार्जिन सबसे अच्छा है. 2019 देखो, 18 देखो, 17 देखो, यही उभर के आएगी. एनीवेयर, जितनी भी कंपनियां हैं कहीं भी जाओ, यू विल फाइंड सम कंपनीज आर हैविंग बेटर मार्जिन, राइट? अब ऐसा कभी होगा कई सेक्टर में कि कुछ दूसरी कंपनियां हैं जिनके भी मार्जिन अच्छे हैं, राइट? तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो धंधा करने वाले को देनी है, पर उसके साथ हमें पता रहना चाहिए अगर हमारी बड़ी कंपनी के मार्जिन कम है और कुछ के मार्जिन, छोटों के मार्जिन ज्यादा है, तो वो छोटे खिलाड़ी पे भी ध्यान रखे, राइट? बड़ी मार्जिन को प्रश्न, कंपनी को प्रश्न पूछना चाहिए हमें कि ये छोटा क्यों तेरे से ज्यादा मार्जिन ले पा रहा है. असल में वॉल्यूम पे मार्जिन होता है, जितने बड़े वॉल्यूम उतने मार्जिन आपके एक्सपांड होते हैं, जितनी बढ़िया ब्रांड उतने बढ़िया मार्जिन होते हैं, क्योंकि ब्रांड पे मार्जिन आते हैं. कुछ कंपनियां ब्रांड के कारण भाव बढ़ा पाती है. अभी जैसे महंगाई बढ़ी ना अभी, तो महंगाई बढ़ी, देखो खर्चे बढ़ गए कंपनियों के. अब ये केस में इस साल देखो ये 3-6 महीने में बहुत सी कंपनियां लॉस करने वाली है. बाजार गिरता है ना, अभी बाजार करेक्शन में, तो यूं ही नहीं होता है बाजार करेक्शन. करेक्शन में सब चीज का कोई मतलब होता है. इन्फ्लेशन हाई है, कंपनियों के मार्जिन घटे हुए हैं ये क्वार्टर में. तो जो ब्रांड कंपनी होती है ना, वो अपनी ब्रांड का फायदा उठाती है. अगर वो अपने दाम नहीं बढ़ाएगी तो रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए तो उनके मार्जिन घट जाएंगे. तो हम तो बोलेंगे अरे डीमार्ट तेरे मार्जिन कैसे कम हो गए यार, नहीं चलेगा ऐसा. फिर डीमार्ट हमें जवाब क्या देगा, पीडीलाइट आपको क्या बोलेगा, एशियन पेंट आपको क्या बोलेगा. तो उनको एजीएम में क्या जवाब देना है,
उसकी तैयारी ये पूरे साल करते हैं। ये अपने दामों को बढ़ा देते हैं, जिससे इनके मार्जिन सस्टेन रहते हैं। लेकिन जब पिडिलाइट दाम बढ़ाती है, तब वो दूसरी कंपनी नहीं बढ़ा पाती है। कजारिया ने अपने दाम बढ़ाए, पर वो दूसरी जो कंपनियां है वो नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि वो ब्रांड से बिक रही है। दूसरी कंपनियां जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, वो बेचारी कहां दाम बढ़ा पाएगी। सो दिस इज द वे योर गुड कंपनी रिफ्लेक्ट्स गुड मार्जिन इवन ड्यूरिंग बैड टाइम्स, राइट। तो मार्जिन बड़े काम की चीज है। इवन ब्रांड को क्या फायदा होता है, देखो आपकी जो ब्रांडेड कंपनी है ना, ये आपको पता है कभी उधारे नहीं देती। मोस्ट गुड कंपनीज नेवर गिव क्रेडिट्स टू देयर डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। एस्कॉर्ट का नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, कितनी बढ़िया कंपनी है। दशक पहले वो भी प्रॉब्लम में आ गई थी उधारी के कारण। वो भी अपने जो ट्रैक्टर के डीलर्स को उधार देते थे। सब कुछ अच्छा चलता था जब धंधा अच्छा था। जब 2-3 साल बुरा मनसून हुआ, डीलरों की उगरानी नहीं आई, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दे पाए, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को नहीं दे पाई, कंपनी को प्रॉब्लम आ गए, राइट। तो होता क्या है ऐसे केसेस में, पूरा सर्कल बिगड़ जाता है और फिर कंपनी को खड़े होने में समय लगता है। उसी समय जो ब्रांडेड कंपनीज थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो पहले से तटस्थ है। उनके डीलर को पूछो कितना प्रेशर रहता है धंधे का। उनके डीलर को पता रहता है कि कल रीजनल हेड आने वाला है, और रीजनल हेड से वो झूठ नहीं बोल सकता है। क्यों पता है? क्योंकि वो रीजनल हेड को सब पता है कि एस्कॉर्ट ने कितना बेचा, आइसर ने कितना बेचा। तो मेरे को तो दौड़ना ही पड़ेगा और उधारी तो मिलेगी नहीं। सो दिस इज द वे हाउ स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड वर्क्स। तो होता क्या है दोस्तों, ये कंपनियां जो होती है, इनके मार्जिन ट्रेड में उधारी नहीं देने के कारण भी अच्छे होते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियों के ट्रेड रिसीवेबल कम होते हैं। जो कंपनियां उधारी नहीं देती है, उनका ट्रेड रिसीवेबल कम रहता है। जो उधार देते हैं उनका क्या होता है, लो भाई 3 महीने बाद पैसे दे देना, फिर पैसे आएंगे नहीं, वो बैड डेट में जाएंगे, राइट। मार्जिन पे उसकी इफेक्ट पड़ती है। इसीलिए आप देखो कुछ कंपनियों के मार्जिन तगड़े ही रहते हैं, राइट। तो मार्जिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मार्जिन देखा, मार्जिन को देखने के बाद व्हाट विल बी द थर्ड थिंग विच आई विल सी। यस प्लीज। ओके, मनसुख भाई ने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लिखा है, लेकिन वो तो मैंने अभी सिखाया नहीं है, तो मैं अभी आपको नहीं बोल सकता हूँ डेब्ट टू इक्विटी देखो, क्योंकि मैंने ही नहीं सिखाया, राइट। चलो, मैंने इसलिए नहीं सिखाया, उसका कुछ कारण है, वो भी जरूर सिखाएंगे। बहुत काम की चीज है डेब्ट टू इक्विटी। पर डेब्ट टू इक्विटी गिनने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी मैंने आपको वही चीज बताई जो मेहनत करे बगैर आ रही है, राइट। ज्यादा मेहनत नहीं, मतलब, राइट ना, सिंपल सिंपल वे से आप लोग ढूंढ पाओ। तो यहाँ पे आईसीआर भी मनसुख भाई ने लिखा है। तो आईसीआर एक बड़े काम की चीज है। देखो, आईसीआर से क्या पता चल सकता है, आपकी कंपनी डेब्ट पे करने की क्षमता रखती है कि नहीं रखती है, डेब्ट पे करने के बाद पैसा बचता है कि नहीं बचता है, राइट। सो आईसीआर इज अ वेरी गुड पैरामीटर टू चेक योर क्वालिटी ऑफ अ कंपनी। इससे लिक्विडिटी पता चलती है। लिक्विडिटी मतलब, देखो डेब्ट बहुत हाई होगा, जैसे कुछ कभी कभी होता है ना इंडिविजुअल लोगों के साथ भी, कि जैसे मेरा सैलरी 1,00,000 है, 50,000 मेरा लोन के हफ्ते में चला जाता है, अब 50,000 बचता है। तो 50,000 जो बचा हफ्ते के बाद, इंस्टॉलमेंट के बाद, उसमें मेरे कितने सारे खर्चे होते हैं, राइट। घर चलाने का खर्चा, एजुकेशन फीस, इंश्योरेंस, तो प्रॉब्लम पड़ते हैं। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं कुछ और खर्चे अगर अचानक आ जाएंगे। पर अगर 1,00,000 के पगार में 25,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, तो थोड़ी राहत 50,000 वाले से ज्यादा होगी, राइट। 20,000 का इंस्टॉलमेंट है और ज्यादा राहत। तो ये वही चीज है, कंपनियों में भी ऐसा ही होता है। अगर ज्यादा पैसे मेरे डेप्ट के इंटरेस्ट में या लीज लायबिलिटी में चले जाएंगे, लीज लायबिलिटी यानी जो मैं शोरूम करता जाता हूँ,
उसका रेंट भी तो मेरे को पे करना है, वो भी आपके फाइनेंस में आता है। तो आईसीआर वो गिन लेता है कि आपकी डेब्ट और लीज पेइंग कैपेबिलिटी कितनी है, राइट। तो अगर आपकी कंपनी की डेब्ट या लीज पेइंग कैपेसिटी खाली 2 है, इसका मतलब क्या? ओके, अगेन यू कैन यूज योर चैट बॉक्स. What do we mean by the 2 ICR? Can you summarize in just a one line? Poor, danger, सही बात है। लेकिन देखो, 2 का मतलब क्या पता है? 2 का मतलब ये कि यस मैं मेरी डेब्ट पूरी कर पाया, राइट ना। पिछले क्वार्टर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आई वॉज एबल टू पे माई डेब्ट, तो कंपनी प्रॉब्लम में नहीं है। डेब्ट पे करने के बाद भी, डेब्ट और लीज दोनों पे करने के बाद भी उतना ही पैसा मेरा बचा भी है, तो मैं थोड़ा प्रिंसिपल भी पे कर सकता हूं, बराबर की नहीं। तो 2 जिसका आईसीआर होता है वो भी चाहे तो अपना प्रिंसिपल पे कर सकता है थोड़ा, लेकिन अगर इकोनॉमिकली कोई खराबी आती है, जैसे अभी खराबी आई, अभी सबके मार्जिन डाउन, ये समय पे प्रॉब्लम में आ जाएगी कंपनी 2 वाली, राइट। तो जनरली हम 2-3 नहीं देखते, हम 20 देखते हैं। 20 यानी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। देखो 20+ जो भी कंपनी का आईसीआर है, मतलब इनको बुरे समय में भी ये लॉस में नहीं आएंगे जल्दी, राइट। सो देखो आपके डीमार्ट का आईसीआर 36 है, सो दैट्स ग्रेट, बराबर की नहीं। पर ये डीमार्ट का 2.6 है। 2.6 मतलब चलो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पिछले क्वार्टर में, लेकिन कंफर्टेबल नहीं हुआ। कंफर्टेबल इज 20, बराबर है। सो जब हमारे पास 36 के आईसीआर वाली कंपनी हो तो क्यों रिस्क लेने का यहाँ पे जाके, इसीलिए इनके मार्जिन एकदम कम हो जाते हैं, राइट। सो आईसीआर इज अ वेरी गुड थिंग टू ट्रैक वेदर योर कंपनी इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। तो देखो कितनी बढ़िया हमें 3 चीजें मिली, है ना। रिसर्च को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरी नहीं है। मेरे को धंधे से पता चलता है कौन खिलाड़ी है, मेरे को मार्जिन से पता चलता है कौन घर ज्यादा पैसा ले जा रहा है, मेरे को डेब्ट पेइंग कैपेसिटी यानी आईसीआर से पता चल रहा है कौन कंफर्टेबल है। जो कंफर्टेबल है वहां पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर मेरा आईसीआर कम है तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम। और अगर ये 2 चीज अच्छी है ना, तो ये जो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी है, ये अच्छी है या बुरी ये देखने की नहीं, ये तो ऑटोमेटिक आएगी, ये तो आफ्टर इफेक्ट है ना। देखो आरओपी अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा या बुरा बनता है ये 3 चीजों से। धंधा अच्छा करो, अच्छे मार्जिन घर ले जाओ, अच्छी डेट पेइंग कैपेसिटी रखो, आपका रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी बढ़िया रहेगा। तो इसे हम प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो कहते हैं। कौन सा रेशियो हम कहेंगे? दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कि प्रॉफिटेबिलिटी मस्त है। डीमार्ट के स्टेक होल्डरों ने करीबन 650 करोड़ लगाए हैं डीमार्ट को बनाने में, और डीमार्ट के स्टेक होल्डर ने जितने रुपए लगाए हैं उससे 2 गुना वो हर साल कमा रहे हैं। सोचो, बहुत लोग खुश हो जाते हैं मेरा शेयर डबल हो गया, करो पार्टी। डीमार्ट अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि उसका डीमार्ट के जो पुराने निवेशक है उनका जो भाव है वो डबल नहीं हुआ है, वो हर साल डबल कमा रहे हैं, राइट। इसका क्या मतलब हुआ? डबल नहीं, every year they are making double profit of what they have invested. Is well, है ना, हमें ऐसा बनना है। अब आज स्टेक होल्डर डबल कमा रहे हर साल, आप भी कमाओगे, इन्होंने टाइम दिया, आपको भी टाइम देना है। आज आपने निवेश किया है, कुछ साल बाद होगा ऐसा, आपने लाख लगाया है, आप हर साल 2 लाख कमाओगे, राइट। मैंने आपको कहा था ना कुछ समय पहले कि गोल क्या रखने का, करोड़ लगा रहा हूं बाजार में, हर साल करोड़ चाहिए। तो ये लोग तो करोड़ के सामने 2 करोड़ ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टाइम दिया है। ये हमें भी मिलने वाला है दोस्तों, राइट। सो वी हैव राइट नाउ फोकस्ड ऑन ओनली 4 थिंग्स। जस्ट अ मिनट,
there's some disturbance. Okay, no problem. I am continuing. हमने खाली 4 पॉइंट कवर किए। धंधा कौन कर रहा है, मार्जिन किसके अच्छे, डेट पेइंग कैपेसिटी, और इसका आफ्टर इफेक्ट कितना कमा रहा है भाई पुराना शेयर होल्डर। देखो हमारा दोस्त कौन, जो हमसे पहले से पैसे लगा के बैठा है, वो बेचारा दुखी है कि खुश है? अगर वही दुखी है तो हम भी उसी के प्लेन में चढ़ रहे हैं, वही हमें हाथ दे रहा है, चल तू आ तो मैं उतरू, राइट। अगर वो दुखी है कल हम भी दुखी हो जाएंगे, क्यों दुखी दुखी खेलने का, राइट। पुराने स्टेक होल्डर जहां वेल्दी होते हैं, एकदम तगड़ा पैसा कमा के कोई माल देने को तैयार नहीं होता है, दैट आर द कंपनी व्हिच वी नीड, वेयर वी नीड टू फोकस, राइट। चलो ये थे कुछ पैरामीटर। मैं चाहूंगा अभी हमने भले इतने ही पैरामीटर पे बातचीत किया है, नेक्स्ट वीक हम लोग कुछ और पैरामीटर लेने वाले हैं जिससे और क्लियरिटी होगी। क्योंकि देखो ये तो डिपार्टमेंट स्टेयर में तो 4-5 कंपनियां है, हाई क्लियरिटी है, कुछ सेक्टर में और क्लियरिटी नहीं होगी, तो हम कुछ और पैरामीटर डालेंगे जिससे और क्लियरिटी आए, और ये सब इंडिकेटर को मिला के हम फाइनल करेंगे कि ये सेक्टर में ये कंपनी अच्छी है, बराबर है। पर एकदम क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीक आपको, अभी आपको 50% क्लियर होगा, बट नेक्स्ट वीक आपको आने वाले 20-25 साल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा मैं वो लू कि ये लू। ना मेरे को 10 साल पहले था, ना आज है, ना कभी कंफ्यूजन होगा। ना कोई नई आईपीओ की कंपनी आती है तब होता है, नेवर एवर, क्योंकि पैरामीटर हमें पता है कि क्या देखना है, राइट। चलो मैं बाहर आ जाता हूं, एंड लेट अस टॉक ऑन योर ऑल कंपनीज वेयर यू हैव वर्क। तो चलो हम आज एबीसीडी से चालू करेंगे। सबसे पहले आफ्ताब आलम जी से बातचीत कर लेते हैं। ऑल राइट, राइट नाउ द टाइम इज 7:33, so we will try to cover as many companies as possible. So आफ्ताब जी, यस अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप? यस सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग आफ्ताब जी। तो यहाँ पे आपने 4 कंपनियों पे काम किया है, जी सर। राइट। अभी कौन सी सेक्टर पे हम बातचीत करें, आपकी कोई चॉइस है इसमें? ये लाइफ इंश्योरेंस पे है सर। चलो लाइफ इंश्योरेंस पे बातचीत करते हैं। ये मैंने ओपन किया लाइफ इंश्योरेंस। ओके, बताइए सर क्या आपको पता चला जब आपने लाइफ इंश्योरेंस देखा? सर इसमें मैंने ये मार्केट कैप, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप जो है, राइट एचडीएफसी लाइफ टॉप पे है, राइट और सेकंड पे एसबीआई है, राइट, और थर्ड पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। बिल्कुल सही बात है आपकी। सेकंड राइट, सेकंड उस पे आते हैं हम प्रॉफिट मार्जिन में, तो टॉप पे एचडीएफसी लाइफ है। नहीं 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 नहीं, फिर क्या देखने का है, सेल्स देखने का है ना। जी जी जी। आपने मार्केट कैप देखा, पर मार्केट कैप तो इंडिकेटर है। देखो मार्केट कैप ने आफ्ताब भाई आपको क्या बताया पता है, कि ये पूरे सेक्टर में निवेशकों का ध्यान किधर है, जी यस। एचडीएफसी पे है। पर वो जरूरी नहीं है वो अच्छा है कि बुरा है, राइट, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, इन्वेस्टर को किधर इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा एचडीएफसी में, राइट। अब यस चलो अब हम पैरामीटर देखते हैं। तो पैरामीटर नंबर 1 बताइए। सेल्स में सर नंबर 1 पे एसबीआई है। हाँ तो यहाँ तो कुछ और है, डाइवर्जेंस है। इन्वेस्टर को इंटरेस्ट किधर है, एचडीएफसी में, एचडीएफसी पे है। पर राजा कौन है धंधा करने में, एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ। ऐसा क्यों आफ्ताब जी? इसका सर ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका एचडीएफसी लाइफ से कम है। वेरी वेरी गुड। एसबीआई का धंधा ज्यादा है, राइट। यस सर। ज्यादा यानी 10,000 करोड़ का फर्क है, बराबर ना। यस सर। पर मार्जिन ये घर ज्यादा ले जाता है। तो ओवरऑल दोनों भले दोनों के धंधे में ह्यूज डिफरेंस है, पर घर कितना कौन ले जाता है, ऑलमोस्ट दोनों कंपनी एक जितना ले जाती है, राइट राइट। यस सर। तो घर पे लेके प्रॉफिट तो दोनों 1,700 करोड़ आए। तो एसबीआई ने ज्यादा धंधा किया, वो क्या काम का, कोई काम का रहा? नो सर। तो मतलब स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट
धंधा करने में हम मानते हैं कि चलो एसबीआई को धंधा ज्यादा मिल रहा है, राइट। देखो एसबीआई वैसे देखा जाए तो कितने समय से है इंडिया में आफ्ताब जी? एसबीआई तो सर पहले से है। पहले से है, अभी एसबीआई लाइफ पहले से नहीं है। पर एसबीआई लाइफ की जो पेरेंट कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत की सबसे बड़ी गवर्नमेंट की खुद की बैंक, बराबर है, जिनको सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन किया गया था, बराबर की नहीं, सॉरी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की इन लोगों को की गई थी। तो ओल्डेस्ट बैंक, गांव गांव में इनका पेनेट्रेशन है, अमेरिका की जनसंख्या है उतना तो इन लोगों का कस्टमर बेस है, तो जबरदस्त बड़ी बैंक है। अब जब इन्होंने एसबीआई लाइफ लॉन्च किया तो ये सारी ब्रांचेस से बिकेगा, जो गांव गांव तक ये लोग पहुंचे उसका फायदा भी होगा कि नहीं एसबीआई लाइफ को भी, बराबर। तो पेरेंट कंपनी के बेस का फायदा होता है। जैसे मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ है, ये एमएफएसएल यानी कौन सी, मैक्स न्यूयॉर्क, सुना ना नाम आपने? यस सर सुना। ये बैंक है क्या सर? ये बैंक मैक्स नहीं है सर, बैंक नहीं है। तो इनको क्या करना पड़ता है, दूसरी जो छोटी छोटी बैंक होती है उनके साथ टाई अप करना पड़ता है कि अरे इंडसइंड सुनो ना यार, हमारा लाइफ इंश्योरेंस तुम बेचो, हम तुमको इतना कमीशन देंगे, यस राइट। तो इनके लिए थोड़ा टफ रहता है। बाकी जो बैंकिंग में होते हैं ना पहले से, वो दूसरी प्रोडक्ट में भी अच्छा करते हैं, फिर चाहे वो लाइफ हो, जनरल हो, म्यूचुअल फंड हो, सारे धंधों में वो अव्वल होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा एसबीआई को अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का मिल रहा है कि वो धंधा मस्त कर रहे हैं। पर चलो फायदा उठा पा रहे, ये भी अच्छी बात है। नहीं तो जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट नहीं उठा पाती है क्योंकि वो एग्रेसिव नहीं होते, बराबर की नहीं। बिल्कुल सर। पर मार्जिन इतने इनके स्ट्रांग नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे एसबीआई लाइफ इज अ वेरी गुड कंपनी, बराबर अच्छी ही कंपनी है, पर एचडीएफसी के मुकाबले पे वो इतनी अच्छी नहीं उतर रही है, राइट सर? राइट। चलिए बढ़िया, हमने मार्जिन देख लिए। अब मार्जिन आपके आईसीआईसी के भी बढ़िया है सर, यस। है ना? तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों के मार्जिन बढ़िया है। मैक्स न्यूयॉर्क के मार्जिन कैसे? मैक्स के मार्जिन सर बहुत कम है, बहुत डाउन है ना? तो अभी इतने कम मार्जिन है। अब देखो भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और इंश्योरेंस की कंपनियां लॉसेस करें, जैसे ये जो साल है ये आपके डेटा 2021 के हैं, यस सर। राइट। जब नए नए 2021 का वो समय था जब डेथ होने स्टार्ट हुए थे कोविड रिलेटेड, यस क्लेम इनके 2022 में आए होंगे ये साल। यस सर। तो ये साल का मतलब लाइफ इंश्योरेंस के लिए बहुत ही बुरा साल है, क्योंकि हाईएस्ट लाइफ क्लेम्स वाला ये साल रहेंगे। तो ये साल मतलब अभी लोहे के चने चबाएगी कंपनियां, प्रूव होगा कौन सही में तैर सकती है बुरे समय में। अब ये मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के मार्जिन ऑलरेडी कम है। आपको क्या लगता है इन सब में से सबसे पहले लॉस में पहले कौन आएगी अगर क्लेम बढ़ जाएंगे? पहले तो यही प्रॉब्लम में आ जाएगी, मैक्स। हाँ मैक्स ही प्रॉब्लम में आ जाएगी पहले। हाँ, तो ये देखो आपको इधर से ही पता चलता है। देखो मेरे को जब मैं टायर में रिसर्च कर रहा था ना आफ्ताब जी, जी। तो मेरे को पहले से पता था कि जिस दिन जब मॉनसून खराब हुआ और रबर का उत्पादन कम हुआ तो रबर के दाम बढ़ जाने वाले हैं। तो यस। रबर के दाम बढ़ेंगे तो टायर की कंपनियां लॉस में आ जाएगी। तो अगर मैं जेके टायर में लगाऊंगा वो सबसे पहले लॉस में आएगी। पर बालकृष्ण के मार्जिन जेके से डबल थे बुरे समय में भी, अच्छे समय में भी। तो मेरे को बालकृष्ण में डर नहीं लगता है। और देखो उसने कभी भी लॉस नहीं किया 20 सालों में, जबकि जेके की आधी जिंदगी लॉस में गई, आधी प्रॉफिट में। अब यस। मैं अभी भी जेके में पैसा डालूंगा, देखो डाल सकता हूं, अच्छे समय में जेके भी अच्छा कमा के देगा। पर हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। जब कभी बुरा समय आएगा तब लॉस करेगी, तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे डिविडेंड डिविडेंड मिलेगा नहीं रिटायरमेंट के टाइम पे, राइट।
तो यही चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही है, राइट सर? पोजीशन इनके कंट्रोल में होना चाहिए ना, या कंट्रोल में होना चाहिए। और दूसरी नेट प्रॉफिट कंपनियां मार्जिन जब हाई 4% घर ले कंट्रोल। जा रही है, तो आपको भी घर ले जाना है। 4% आप नहीं ले पा रहे हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, यस, बराबर है सर? यस, तो चलो इस साल हम लोग देखेंगे कि कौन ज्यादा प्रॉफिट कर पा रहा है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन तो चलो हमारा क्लियर हो गया है, हाई क्लियर है कि यस, सबसे ज्यादा धंधा कर रहा है एसबीआई, जिसके थोड़े कम मार्जिन है। दूसरे नंबर का धंधा करता है एचडीएफसी, जिसके मार्जिन अच्छे हैं। तो मैं एचडीएफसी पे फोकस कर सकता हूँ। एसबीआई में निवेश करूंगा तो भी कोई बुरी बात नहीं है, मार्जिन इनके बुरे भी नहीं है, राइट? बट टॉप प्रायोरिटी शुड बी एचडीएफसी। यस। तीसरा पैरामीटर क्या हुआ आफ्ताब जी यहाँ पे हमारा? तीसरा सर ये आईसीआर तो इसमें लेते नहीं है, कैसे लेंगे सर? यस, वेरी गुड। देखो, कोई भी फाइनेंस कंपनी जो होती है, फाइनेंस वाली कंपनियां, यस, फाइनेंस वाली कंपनियों का काम क्या है आफ्ताब जी? वो खुद फंड रेज करती है यस, और लोगों को फंडिंग करती है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है, पर मान लीजिए ये कोई फाइनेंस की यस सर, कंपनी एक है, तरफ यस, या जैसे हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां है, तो यस, वो फंड रेज करती है, तो उनका फाइनेंस हाई ही होगा। आप हाउसिंग फाइनेंस या दूसरी, यहाँ पे जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों में आप आईसीआर ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो कोई भी फाइनेंस कंपनी में कभी भी आईसीआर ट्रैक नहीं करने का, दिस इज अ रूल, यस, राइट सर? तो यस, जितने भी लोग, आफ्ताब जी के अलावा जितने भी लोग अलग अलग फाइनेंस कंपनियों में काम कर रहे हैं, प्लीज नोट इट, वी विल नॉट चेक डेट पेइंग कैपेसिटी और लीज पेइंग कैपेसिटी ऑफ फाइनेंस कंपनीज, राइट? क्योंकि वो हमें गलत मैसेज देगी, तो हम यहाँ से आईसीआर हटा देंगे। यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू चेक आईसीआर। हमारे पास अभी खाली दो ही पैरामीटर है, राइट, जिनके बेस पे हमने ये चेक किया। यस। बाकी भी पैरामीटर है आफ्ताब जी जो हमें कह सकते हैं, लेकिन हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट वीक और डेप्थ में जाएंगे, राइट? लेकिन एक और ओके। प्रश्न है मेरा आफ्ताब जी, क्या लाइफ इंश्योरेंस में सही में इतनी ही कंपनियां हैं जो धंधा कर रही है? मुझको तो यही मिली है। देखो, आपको ये क्यों मिली पता है? क्योंकि इतनी लिस्टेड है यस, ना? लिस्टेड की दुनिया इतनी है, लेकिन बाजार में धंधा करने वाली कंपनियां तो बहुत है। यस सर। कोई और चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके कोई मुझे गाइड कर सकते हैं? ये चार के अलावा दूसरी कौन सी कंपनियां हैं जो लाइफ इंश्योरेंस में है? परसी जी ने एलआईसी लिखा, राजीव जी ने अवीवा, रेलिगेयर, एलआईसी, या नरेश कुमार जी टाटा एआईजी, बजाज अलियांस। सो यस, देर आर सेवरल कंपनीज। तो बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस आएगी बजाज फिनसर्व कंपनी में, जो होल्डिंग कंपनी का एक पार्ट है, राइट? मैं यहाँ पे बाहर आ रहा हूं, और यहाँ पे जो एक सेक्टर है होल्डिंग, इन होल्डिंग कंपनियों में अगर आप जाओगे तो वहां पे कुछ होल्डिंग कंपनियां आती है, उसमें आती है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है, राइट? यस सर, लिस्टेड नहीं है अभी। हाँ, वो इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है, कल कभी होगी तो वो आपके इधर आ जाएगी, बराबर ना? तो अवीवा भी जैसे इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है, राइट? अब ये सारी कंपनियां इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है, पर देखो आने वाले समय में ये लिस्ट बढ़ता देखोगे, राइट? जब मैं निवेश करता था तब तो एक भी बिल्कुल। कंपनी लिस्टेड नहीं थी आफ्ताब जी, नॉट अ सिंगल कंपनी, यस सर। राइट? अब मैं निवेश करता था, उसी समय एक अचानक एचडीएफसी का आईपीओ आया, लाइफ का। सो आई वाज हैप्पी, वाओ, चलो एचडीएफसी लाइफ का आईपीओ आया। फिर डेटा देखे तो हमने देखा यार कंपनी तो ग्रोथ कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। दूसरी जो कंपनियां हैं बहुत सारी सब लॉसेस कर रही थी, पर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, बजाज, कुछ ही कंपनियां हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट आते रहते, कंपनियों के आईपीओ भी आते रहते। तो यस, जो पहले आईपीओ आते हैं उनके चांसेस होते हैं आफ्ताब जी कि वो अच्छी कंपनी है,
राइट? Yes, क्योंकि कंपनियों को पता है हम लॉस करेंगे, लोग पैसा नहीं देंगे। पहले से ग्रोइंग। हाँ, ग्रोइंग तो है सब, क्योंकि सेक्टर अच्छा है, लेकिन लॉसेस करेंगे ना तो लोग बोलेंगे यार तुम तो लॉस कर रहे हो। तो प्रॉफिट में होना जरूरी है। ये सब कंपनियां आईपीओ तभी लाती है जब प्रॉफिट आते हैं, बराबर है। जनरली अभी हमने कुछ आईपीओ देखे जो लॉस में थे तो भी उन्होंने लॉन्च कर दिया, जैसे जोमेटो, बराबर ना। तो अभी जोमेटो पे कितने प्रश्न उठ रहे कि भाई तू लॉस कर रहा है, पता नहीं कब प्रॉफिट करेगा। इसीलिए कंपनियां अवॉइड करती है आईपीओ लाने में। लॉस में कंपनियां 2-3 साल प्रॉफिट में आने के बाद ही आईपीओ लाती है। तो आप आने वाले 10 साल में जो भी लोग 2030 में लाइफ इंश्योरेंस का रिसर्च करेंगे उनको यहाँ पे 10 कंपनियां मिलेगी। तो आपकी ये कंपनियां बढ़ती रहने वाली, राइट? पर जो अच्छी है आज वो ही अच्छी कल भी होगी। क्लियर आफ्ताब जी? Yes, sir. ओके। कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए, सो लेट अस सी व्हाट दे आर हैविंग क्वेरीज। सबसे पहले नरेश कुमार जी का हैंड रेज है। कहिए नरेश जी। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है, ये सारी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, या उनको ट्रैक करने का एक्चुअली में जरूरत है क्या? क्योंकि उनमें तो अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज दे आर नॉट लिस्टेड राइट नाउ। करेक्ट सर, नहीं कर सकते हम अभी निवेश। तो उनको इधर सीट में डालना, देन उसको ट्रैक करना, उनका फाइनेंशियल समझना सेपरेटली जरूरी है। फॉर एग्जांपल ये टाटा AIG की बात करें या फिर राइट LIC की बात करें, तो वो राइट। दैट इम्पोर्टेंट? देखो नरेश भाई, हमें पता रहना चाहिए हमारे नॉलेज के लिए कि दूसरी इनके कंपटीटर है, पर उसके साथ ये भी है कि अब वो सब लिस्टेड नहीं है तो हम पैसा तो वैसे भी वहां पे नहीं लगा पाएंगे, बराबर कि नहीं? राइट। और दूसरा ये भी है कि जो प्रॉफिटेबल कंपनियां होगी उनके चांसेस होंगे कि वो लिस्ट भी हो जाएगी, राइट? तो आप ध्यान नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, बराबर है। जो कंपनियां लिस्टेड नहीं है उन पे ध्यान नहीं रखोगे चलेगा, बराबर ना। क्योंकि जो अच्छी होगी प्रॉफिट करेगी वो सब आ जाएगी। देखो अपनी इंटरनेट वाली जो कंपनियां है ना, इंटरनेट वाली जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस करती है, उसमें मेक माई ट्रिप है, Naukri.com है, राइट? मेक माई ट्रिप टूरिज्म में सबसे बढ़िया कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। नौकरी आपकी जॉब पोर्टल में सबसे बड़ी है। ऐसे कई अलग अलग कंपनियां हैं, पर मेक माई ट्रिप प्रॉफिट नहीं कर रही, वो अभी भी आईपीओ नहीं ला रहे, वो कल लाएंगे। पर देखो Naukri.com तो मैं 10 साल से उसको ट्रैक कर रहा हूँ, जब से आईपीओ आया तब से प्रॉफिट कर रही है, राइट? तो मैंने मेक माई ट्रिप को अगर ट्रैक नहीं किया कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आईपीओ आएगा तब देखेंगे, बराबर कि नहीं? राइट सर? ओके सर। सो आई मीन अगर ट्रैक करेंगे देन विल हैव हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन रहेगा, विल नॉट बी इन डाउट। ट्रैक करेंगे ना तो अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं थोड़ा और ज्यादा पैसा डालता जाऊं, क्योंकि कल कभी दूसरी कोई कंपनी आएगी वो इससे तो अच्छी है ही नहीं, वो मेरे को कॉन्फिडेंस रहेगा, बराबर ना। पर जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे जनरल इंश्योरेंस है, राइट? अब जनरल इंश्योरेंस में खाली अभी आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस लिस्टेड है, आईसीआईसी लोम्बार्ड, एचडीएफसी एर्गो लिस्टेड नहीं है, बजाज जनरल लिस्टेड नहीं है, एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस लिस्टेड नहीं है। तो वो सब लिस्टेड नहीं है, राइट? अब वो सब भी अच्छी कंपनियां हैं, आईसीआईसी लोम्बार्ड भी अच्छी है, और जनरल इंश्योरेंस में वो पहले या दूसरे नंबर पे रहती है। तो मेरे ध्यान में है कि मैं आईसीआईसी में पैसा लगा रहा हूं। देखो आईपीओ के समय से हम पैसा लगा रहे हैं आईसीआईसी लोम्बार्ड में, राइट? जब आईपीओ आया तब हमने स्टेक लिया, और हम बुरे समय में और एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये नंबर 1 या नंबर 2 तो है ही, राइट? उसके साथ में प्रॉफिट भी कर रही। अब दूसरी जो कंपनियां हैं, कल का भाई आईपीओ आएगा तो देखेंगे उनको, बराबर? हाँ सर, सही। ओके, थैंक यू वेरी मच नरेश भाई। यस मितेश भाई कहिए।
सर मेरा क्वेरी ये है सर कि अगर ये फंडामेंटल के हिसाब से ये इंश्योरेंस सेक्टर में एमएफएसएल सबसे माने कंपेयर टू लोअर डाउन कंपनी है, लेकिन सर बराबर। टेक्निकली अगर देखते हैं सर चार्ट में तो सबसे ज्यादा एमएफएसएल बढ़ा हुआ है, और अभी से जैसे नेगेटिव है सिचुएशन तो उसमें सबसे कम वो गिरा हुआ है कंपेयर टू बराबर है। एचडीएफसी एंड एसबीआई लाइफ। राइट, पर टेक्निकली बात अभी नहीं कर पाएंगे मितेश भाई, ओके ओके बराबर ना। पर फिर हाँ भी सर, ये चीज ध्यान में रखो, हाँ सर, कभी ऐसा होता है शॉर्ट टर्म में हाँ सर, कुछ कंपनीज को हाँ कोई सर, फर्क ना पड़ा हो, शॉर्ट टर्म में कुछ कंपनीज को फायदे हुए हो, अभी ये डीमर्ज हुए हैं, राइट, कुछ समय ओके सर, पहले डीमर्ज हुए हैं तो उसकी इफेक्ट है। पर आप अगर आने वाले 5 साल में रिटर्न देखोगे सर, तो ये उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे जो अच्छे हैं उनको, राइट सर, बराबर। कभी जैसे कोई ओके कंपनी किसी में से डीमर्ज हुई तो वो परफॉर्म करेगी, इट्स ऑल राइट, हाँ पर सर, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है, राइट सर, राइट सर, बराबर। राइट सर, ओके ओके मितेश सर, भाई, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हम सर। टेक्निकल के समय लेकिन जरूर उसकी बात करेंगे, परसों टेक्निकल का दिन है, परसों वाले जो लोग हैं वो टेक्निकल पे बात करेंगे तो वहां पे ये टॉपिक पे बात कर सकेंगे, बराबर है। श्योर श्योर सर, श्योर सर, ओके ओके, थैंक यू सर। तो राजीव शर्मा जी, यस सर। अब पीयूष जी, बस इनका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सेल्स डेटा में कौन सी फिगर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको देखें बीएसई इंडिया पे कई सारी लाइंस होती हैं, करेक्ट, फर्स्ट प्रीमियम, रिकरिंग प्रीमियम, एंड देन दे इन्वेस्ट आवर मनी आल्सो, सो इंटरेस्ट अर्न, क्या नहीं लेना चाहिए सेल्स डेटा में? देखो मेरे को अभी तक ऐसा लगा कि ये प्रश्न आया क्यों नहीं, अब ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है, ये आना ही चाहिए हर एक को। जो भी लोग लाइफ इंश्योरेंस में रिसर्च कर रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस में रिसर्च कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लाइफ जनरल एएमसी कंपनी में रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों को ये प्रश्न आना ही चाहिए, राइट। इवन अदर Yeah. ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उनमें भी कुछ कुछ ऐसा ही है, या उनमें भी कुछ में ऐसा हो सकता है, सही बात है, राइट। तो फिर ये प्रश्न आना चाहिए था, चलो अच्छा है आपने रेज किया तो मैं भूल भी नहीं जाऊंगा, राइट। मेरा एक प्रश्न राजीव भाई, आप राजीव शर्मा यानी दिल्ली, हाँ जी सर, हाँ जी, पुराने स्टूडेंट, हाँ जी सर, अच्छा चलो, तो सब कैसा चल रहा है, बढ़िया ना एकदम? सब अच्छा। ओके ओके राजीव जी, चलो धन्यवाद, और ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो राजीव भाई ने जो प्रश्न रखा है आप सबके सामने, आफ्ताब जी ये आपको भी ध्यान रखना है कि जब आपने यहाँ पे सेल्स डेटा डाला कि भी इनका जो धंधा है ये एसबीआई लाइफ का 50,000 करोड़ का है, राइट, तो आपने देखा होगा कि इन्होंने 2 सेल्स में डेटा दिए हुए हैं, एक इन्होंने लिखा होगा टोटल प्रीमियम इनकम, राइट, एक होता है नेट प्रीमियम इनकम, राइट, और एक होता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और फिर होता है नीचे टोटल इनकम, एम आई राइट? ये आपने देखा था ऐसा कुछ आफ्ताब जी? यस सर, देखा तो। या तो देखो मैं सबको अभी से आगाह कर रहा हूँ, जो भी लोग जनरल अच्छा, ये इंश्योरेंस में total काम कर रहे हैं या एएमसी में काम कर रहे हैं, एवरीवन इतना ध्यान रखना। देखो रियल धंधा क्या है, ये लोग जो प्रीमियम लेके आते हैं वो रियल धंधा है, वो डाइवर्स अंदर आपको बाइफरगेट करके देंगे कि इतना हमारा फर्स्ट ईयर प्रीमियम है, ऐसा देते हैं वो लोग डेटा फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यस, क्योंकि फर्स्ट ईयर प्रीमियम ज्यादा जरूरी है। इंश्योरेंस की कंपनियों में जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम आया ना, मतलब समझ लो आने वाले कम से कम 3 साल या 10 साल तक आने वाले, तो एक हमने श्योरिटी कर दी अगले साल के प्रीमियम की भी। अब जो कंपनी फर्स्ट ईयर प्रीमियम ज्यादा ला पाएगी उनके आने वाले समय के धंधे भी बढ़ने वाले हैं, सो फर्स्ट ईयर प्रीमियम इज हाईली इंपॉर्टेंट। ये लोग बाइफरगेट करके ये भी देते हैं कि रिन्यूअल प्रीमियम कितना आया, ये भी जरूरी है कि आपके पुराने निवेशक प्रीमियम भर रहे कि नहीं भर रहे। आपने एक डेटा देखा होगा आफ्ताब जी कि एचडीएफसी कह रही है कि हमारे 58% निवेशक 5वें साल के बाद भी पैसा भर रहे हैं, या हमारे 82% निवेशक तीसरे साल के बाद भी प्रीमियम भर रहे हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने जब रिजल्ट देखा था? यस सर, देखा था ना? तो देखो ये लोग क्यों डेटा देते हैं, क्योंकि हमें डर है
कि कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है जिसमें 3 साल बाद प्रीमियम नहीं भरोगे तो भी चलेगा, पर फिर भी आप पे कॉल आते होंगे, भरो प्रीमियम, बहुत अच्छा है, ये है वो है, राइट? Yes. तो इन कंपनियों का टारगेट होता है कि चलो प्रीमियम भरेंगे तो कंपनी पे पैसा तो अच्छा ही आएगा, राइट? अब हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है वो टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक है कंपनी के पास पैसा आना चाहिए, धंधा बढ़ता रहना चाहिए। तो रिन्यूअल प्रीमियम, क्या आपकी कंपनी अच्छे ला पा रही है? अब आपकी कंपनी के फॉलो अप अच्छे नहीं होंगे, सर्विस अच्छी नहीं होगी, तो हो सकता है रिन्यूअल प्रीमियम ना आए। Yes. और तीसरी चीज ये भी होता है सिंगल प्रीमियम, देखा आपने, ये भी सिंगल प्रीमियम भी लिखा होता है। Yes, single देखो सिंगल प्रीमियम भी होते हैं, with कुछ लिखा हुआ कंपनियां साथ में एक बार ला दिया, चलो कस्टमर ने 10 लाख रुपए भर दिए, पर वो 10 लाख की वैल्यू को ये लोग लाख रुपया ही गिनते हैं, क्योंकि हर साल नहीं आने वाले, कस्टमर ने एक ही बार दिए, सिंगल प्रीमियम है। It's a तो one time. कस्टमर इज मेंटली प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मनी इन फ्यूचर, तो इसका इतना महत्व नहीं होता है, राइट? महत्व किसका है? पहले प्रीमियम का सबसे ज्यादा, करेक्ट सर? Yes. तो टोटल मिला के नेट प्रीमियम कितना आप इस बार ला पाए? जो कंपनी नेट प्रीमियम बढ़िया लाई है वो अच्छा है, राइट? Yes. टैक्स हटा के गिनो तो नेट प्रीमियम, टैक्स के साथ गिनो तो टोटल प्रीमियम, बराबर? अब आपको क्या करना है, कोई भी एक चीज लेनी, या तो आप टोटल प्रीमियम लो या नेट प्रीमियम लो, पर हर साल वो ही लो। Okay. एक बार नेट प्रीमियम लेंगे, एक बार टोटल प्रीमियम लेंगे, मजा नहीं आएगा। मैं क्या करता हूं जनरली, हर साल टोटल प्रीमियम ही ले लेता हूं, ताकि फिर कोई गड़बड़ी ना हो, राइट? Yes. तो ये मेरी हैबिट है, आप अपनी हैबिट टोटल प्रीमियम की रखोगे, इट विल बी गुड, राइट? Yes. पर इसमें एक और इनकम बचती है, कौन सी बचती है? ये तो प्रीमियम की इनकम हुई, एक कौन सी इनकम बची, कोई बता सकता है इन द चैट बॉक्स? जो बड़ी है, बहुत बड़ी है, वो भी इनकम है इंश्योरेंस कंपनियों की। यस राजीव भाई, एकदम सही बात है, इन्वेस्टमेंट इनकम। देखो इंश्योरेंस की कंपनियां जो होती है, ये कंपनियां अपने पैसे को निवेश करती है। इंश्योरेंस की कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां, ये सारी जो कंपनियां होगी, वो सारे पैसे को डिविडेंड में नहीं बांट सकती है, इनको अपनी सोलवेंसी मेंटेन करनी होती है, मतलब अपना पैसा भी जमा रखना होता है, ताकि जब बड़े क्लेम आए तब वो हाथ ऊपर करे तो नहीं चलेगा, राइट? तो इनको अपना लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है, इनके ह्यूज इन्वेस्टमेंट होते हैं, राइट? जो पैसा इंश्योरेंस का आता है, चाहे ट्रेडिशनल प्लान में हो या चाहे यूलिप में हो, ये इन्वेस्ट होता है। कुछ पैसा डेब्ट फंड में जाता है, कुछ पैसा डायरेक्ट कंपनियों में जाता है। चाहे कंपनियां, चाहे जो पैसा है डेब्ट फंड में लगाए या इक्विटी में लगाए, यानी शेयर बाजार में, दो में से कहीं भी पैसा लगाओ, ये जो पैसा इन्होंने लगाया ये हर साल की इनकम जनरेट करके देगा। जैसे LIC को करीबन सालाना 20-25 हजार करोड़ का प्रॉफिट तो खाली इन्वेस्टमेंट से हो रहा है। अमेजिंग। इंडिया का सबसे बड़ा निवेशक कौन है पता है? LIC। उससे बड़ा निवेशक, सारी FII को मिला लो तो भी वो अपना LIC जितने बड़े निवेशक नहीं है, इतना बड़ा हमारा LIC। LIC साल का 25,000 करोड़ किसमें से कमा रहा है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट में से। अब देखो दोस्तों, मैंने RHP नहीं पढ़ा है, राइट? अभी जस्ट आज ही RHP आया है, तो मैं प्रॉपर पढ़ लूंगा अभी, लेकिन अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से LIC करीबन 20-25 हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट की ओर से कमाता है। कितनी बड़ी इनकम है ये। वैसे ही आपकी HDFC करीबन अभी भी 5-10 हजार करोड़ तो वो इन्वेस्टमेंट से कमा रही है। तो आपकी हर एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट की इनकम बढ़ी है, तो टोटल इनकम में प्रीमियम इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ जाती है। अब इन्वेस्टमेंट इनकम तो ऑब्वियस बात है कि सब कंपनी की बढ़िया ही होगी, हम ये नहीं कह सकेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम से कि ये अच्छी है या ये बुरी है, क्योंकि वो IRDA के नियम के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, राइट?
हमें टोटल प्रीमियम ही देखना चाहिए जब हम कोई भी कंपनी के डेटा स्टडी करते हैं, यस राइट। देखो प्रॉफिट में तो सब कुछ आ गया, जब प्रॉफिट आता है तो उसमें तो आपकी ये टोटल इनकम जो आ रही है, इन्वेस्टमेंट इनकम, वो भी तो हमने गिन ली है, बराबर है। पर धंधे में खाली प्रीमियम गिनो, ताकि आप प्रॉपर सेग्रीगेट कर सको अच्छी कंपनी को, बराबर है। डन राजीव भाई, क्लियर आइडिया एकदम। सो सर थैंक यू। या सो नाउ ओके, चलो आपने मेरे को ये डेटा भी दे दिया है। राजीव भाई, ये 15,000 करोड़ उनको पिछले साल डिविडेंड मिला है, ये डेटा आपके पास पक्का है एकदम? नहीं सर, ये एक्चुअली ये तो न्यूज से है, न्यूज का। अच्छा, ओके ओके, राइट, नो प्रॉब्लम। पर देखो डिविडेंड से 15,000 करोड़ आया होगा, और बाकी पैसा उनको डेप फंड से भी तो आया होगा, करेक्ट करेक्ट, है ना। तो मतलब इनकी इनकम जबरदस्त है LIC की, हाँ है ना। ओके, उसी प्रकार से देखो अभी LIC तो यार आजादी से है, तो इनका तो धंधा जोरदार है एकदम। पर आपकी ये सब कंपनियों को भी हमें छोटा नहीं आंकना चाहिए। आपकी HDFC, SBI, ये सब कंपनियों की एसेट जबरदस्त बड़ी हो रही है। तो मैं आपको कहूंगा एक टर्म प्लान ले लेने का, टर्म प्लान, ताकि हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए। पर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए लाइफ इंश्योरेंस सही में इतना अच्छा जगह नहीं है, इंश्योरेंस के लिए सबसे बढ़िया है, राइट। पर इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी में पैसा डाल दो, ये कंपनियां बहुत कमाती है, तो पैसा मस्त कमाएंगे अब। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या है, टर्म प्लान ले लिया बड़ा, एकदम सिक्योर हो गए, फिर कोई टेंशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करें, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाए, क्योंकि कंपनियां तो जो पैसा कमाएगी हम भी बड़े होंगे कंपनी के साथ, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू आफ्ताब जी। एंड आफ्ताब जी ने दूसरी जो कंपनियां की है यहाँ पे, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम और नेक्स्ट कैंडिडेट पे आते हैं। लेकिन देखो हाउसिंग फाइनेंस पे जो इन्होंने काम किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से एक बार जाके डेटा चेक कर दीजिएगा। हेल्थ केयर सर्विसेज बड़े काम का सेक्टर, स्पेशल कंज्यूमर सर्विस 40% ग्रोथ वाला सेक्टर है। आप लोगों को छोटी कंपनियां चाहिए ना जो बड़ी हो, तो वो इधर मिलेगी, स्पेशल कंज्यूमर में मिलेगी, हेल्थ केयर सर्विस में मिलेगी। यहाँ पे छोटे खिलाड़ी बड़े बनेंगे, बराबर है। ओके, so now I am moving to Arnab Chaki. Yes, Arnab ji, you can unmute yourself. Yeah, good evening, sir. Yeah, good evening, Arnab bhai. Yeah. तो आपने अर्नब जी शुगर में काम किया, Yeah. इंटीग्रेटेड ऑयल, फर्टिलाइजर एंड एयरलाइन, Airline. वंडरफुल। किस पे बातचीत करेंगे अर्नब जी? We'll go first with sugar. शुगर, ओके, लेट मी ओपन द शुगर। तो यहाँ हमने शुगर को ओपन किया। यस, Yeah. बताइए सर, आपको क्या जानकारी मिली शुगर में? I found the market cap for DCM Shriram Yeah. is very high, and the sales are also very high. Correct, sir, correct. See comparison with Okay. EID Parry. Abhi DCM Shriram is doing 8,000 crore, whereas Right. EID Parry sales are only 2,000 crore. Okay, Market cap is also lesser than DCM Shriram. right, sir. Right. But their net profit margin is very good, and Yeah. the ROP is also very good, and the ICR is also very good. Okay. I found that EID Parry is number one, if I am not mistaken. Right. Okay. So see, the data which you have checked Yeah. are absolutely correct. Mhm. So here, let me highlight. This is a sugar sector which Yeah. is regulated mostly by government, right, sir? Government. Yeah, right. So, Mm. so what happens in the sugar companies, that when prices are regulated by government, the profitability is not predictable. Right? Right. What happens sometime they give very high price to farmers, and when they are giving very high price to farmers, generally it is happen during election time, right? Because we know Right. majority people live in rural, and if the income of rural
will go up, that would be converted to votes. So this is the old politics, that if you want good votes, increase the price, that will be a direct reflection. So generally this thing we see that during election time, your MSP will be better. And what happened to companies? Those companies which are working in sugar sector, Mhm. whenever the price goes up, they have to buy at higher prices, and it affects to their margin, right? Okay. The NPM, there will be difference in the NPM over there. Yeah, there will be so much high volatility in the net profit margin. So what I have seen during my last 15 years in stock market, that I have many a time tried to predict sugar companies, but Okay. I have failed every time. Why I have failed? Because I was going for some good company which was having very good margin. Today also the same company is having very good margin. So we were not wrong in predicting good company. But that good company was also not able to make profit due to government policies, right? We can't say that that was bad policy, because that was good policy for farmers, right, sir? Then will it affect the ICR? If Yeah. there is a change, will it affect the ICR? Okay, now see where it will affect. The government policies, due to any type of changes in government policies, there will be no effect in, first of all, sales. है ना? Right, sir. Right. Sales are due to demand, right? Now, just recent development by government in ethanol, right? That okay, even in crude they are going to mix ethanol. So this is a very good development for sugar. That due to this development, your sales are going to increase. So we are going to see a huge demand in sales, right? So you may have also felt that whenever you were checking demanding industry, sales have shown a positive trend in sugar. Am I right, sir? Right, sir. Right. So sales are improving. That's number one thing. But due to any positive or negative development, there will be high change in ICR and net profit margin, right? Why? Right. If their raw material, now see in sugar industry, what is their major cost? Raw material. Raw material, sugar canes and all. Yeah. Yeah. The farmers. So if raw material they will have to buy at higher price, it is not a good thing. So margin will decrease, right? It will even affect to their ICR. Because if they will have to buy at higher price, now it has nothing to do with, if for example this Renuka Sugar is having a debt and they have to pay around 100 crore to HDFC Bank. Right. They will have to pay irrespective what Renuka will have to pay to farmers. Right. But what will happen? Their ICR will decrease if the prices are increased. Right, sir? Right, sir. Right. We need to be prepared in advance that this is a sector where due to ethanol, we have seen the change in demand. This is definitely a demanding industry. Huge demand we are going to see in this sector. But we need to be prepared for high volatility in future also. Right? So we can invest. Right? Due to this government regulation changes, we can invest. But we should invest with least exposure. For example, 2 to 3% weightage is okay for this type of sector. Got it, sir? Because of negative thing. Right? As a wealth creator, I would be looking only for this ICR, ROP, and NPM. Okay. See, now I am coming towards your wealth creator. Right? Initially, I thought that let me clear some positive and negative about sugar sector. So now, if I am prepared that, okay, I am ready for this volatility. I am prepared that demand is going to be good. Now let us search some wealth creator in this sector. Market cap clearly indicates that some DCM Shriram is a company
Growing. Yeah. And yeah, and investor are having good trust on this company. Market cap is so much high. So why their market cap is too much high? Let me check. We came to sales. This is our first thing where we are going to check. So which are the top sales making companies? DCM, DCM, then Bajaj Hind, Balram Chini, and Balram, Bajaj Hind, Triveni, this Renuka Sugar, right? Renuka Sugar. Yeah. Yeah, these are some companies with good sales. But have you taken this consolidated data or it is standalone? Consolidated. Confirm na, sir. Yeah. Okay. Even in this EID Perry, it is consolidated. I don't remember right now, but No problem. Let me just check it, right? right, sir. Just a minute. We will just cross check it. So I'm going to here EID Perry. I click this. Yes, this is a company from Sugar. I went to financial result, and here the standalone sales is 2024 crore. I went to their consolidated sales and see their net sales is 18588 crore. So let me write down here 18588 means they are doing around 19,000 crore turnover. Oh. Right, sir? तो And इनकी सब्सिडरी बहुत है। हाँ, इसीलिए पर और इसका प्रॉफिट कितना है 999 means they are making profit of 1,000 crore. Now let me check their real net profit margin. See, this is their real net profit margin. Right, sir. Right. है ना? I think so. The whole this thing, no, it is on standalone. It is not the See, whole. why I got table. why I was able to know you because Arnabji, this EID Perry, is among 5 oldest companies of India. Before independence, I think EID Perry was created in 1850 or so during British rule. More than 100 years old. Yeah, this is more than 100-year-old company, and these are among 5 oldest companies. Like Muthoot Group is oldest group, right? This which one I forget? This Go Air and Britannia Group, Wadia Group is among the oldest group. They are even oldest than Tata's. Right? So EID Group is having their subsidiary companies. Several good companies are there in EID. It is not only sugar business in EID Perry. They are into chocolate. So are they into chocolates, confectionery? Yeah, chocolate is also there, but chocolate will come in sugar. Right? Okay. But they are even having some very good businesses. Right? So we will see further that how we can check their segmental sales. Right? But right now, huge difference between the standalone and this consolidated data. The whole scenario changed. Yeah, 100%. So what is there, Arnabji? We will have to check only consolidated data. In every company, this DCM Shriram is also a holding company. Yeah, I will revert on this. Yes. See what will happen, Arnabji. This sugar is an old sector. So DCM Shriram initially was in sugar. This EID was in sugar. Then what happened? As sugar was not profitable for this group diverted in several other businesses. And so today their sugar portion is less and other businesses is high. Same thing with DCM Shriram. Their other businesses are today big name, Shriram Group. Right? So what you will have to do, you will have to put this data of consolidated. Just readjust this whole data, right? Sir. And we will discuss this whole data next week again. Okay? Okay, sir. Okay. Yeah. Okay. And same thing for this return on paid up equity and everything will be changed.
But see, let me highlight one more point. Like we just discussed that EID Perry is among the oldest companies. Paid up equity in EID Perry is only 18 crore. Why? Because this is oldest company. Now that time, huge fund was not required to do businesses. So that is the reason only on the investment of 18 crore, your EID pair is doing turnover of 18,000 crore. Oh. Now, if some new company comes today, like Renuka Sugar is not the old company, right? This is the new group. So if Renuka Sugar started his business 15 years or 20 years back, can he start same business at 18 crore, sir? No. Right? He will need huge more money than what EID Perry will need. So what will happen is initial equity will get increased. 200 crore he required for doing business, right? Right. So, sir, one more thing. If any company, if they like a share is there in the market, and if they buy back the shares, then it will affect this ROPE, no? Yes, it will affect ROPE, right? It will give positive effect to ROPE, right? Because what happens when company will buy back the shares, your equity will decrease. This equity, paid up equity will get decreased, right? So this is a positive thing. Like TCS is buyback. TCS is doing buybacks every few years, right? So I have seen during long time that what happens, even if my company's profit over the period of time increased by 15%, my real wealth increased by 20%. Okay. Why? Because company is decreasing equity. But what will happen in some companies if your company is regularly giving right issues? Company will tell every year. The company's profit will decrease, no? NPM will decrease. No, it will not play any role for NPM. But if your company comes with right issue, right? Like for example, EID Perry will say, okay, give me 100 crore more and I will give you share. So what will happen? Your equity will increase. Company needs more money. And what company will offer? Take this share. So your partner will increase. Now, if partner will increase, definitely your income is going to decrease. The net profit margin will decrease, no, sir? No, net profit margin will not decrease because there will be no effect in net profit margin. But where it will affect? Return on paid up equity. See why net profit margin will not increase. See how we have, what is the formula for margin? Margin. We need sales and profit. Sales and profit. So there is no role of equity in net profit margin. Is there any role of equity? Only we need sales and profit. So sales and profit is there, so margin will not decrease. But when you are calculating return on paid up equity, what is the formula for return on paid up equity? It's profit. See, profit, yeah. Do not memorize formula. How we will read it? Return. Return means profit. Profit, yeah. Return on paid up equity. Equity. So it means profit divided by equity. Equity. So here it comes equity in the formula. So it means it will affect return on paid up equity. Right, sir. Right. Got it? Right. Got it. So what we will do, Arnabji? You just complete your consolidated data and we will check it next. Okay? Yeah. Okay, sir. So thank you very much. And it was great pleasure watching your sugar sector. I will request everybody to check even airline sector. This is a very important sector for tomorrow. Fertilizer. Could you please take that? Could you please take that airlines? Pardon? Can you repeat? Yeah, could you please open the airlines, this thing? Okay, just a minute. Okay. Yes.
Yes, sir, in airlines, the market cap for this Indigo is very high, but their ROP is it is showing in minus. So they are Yeah. going, because all the airlines I have seen, they are going under loss. Yeah, correct. None of the airline have made profit last year because they were not having any business. Only- Last year, your airlines have not done business, but see, they were having their cost, Hmm. right? But we will discuss this sector later, sir. Okay, sir. Right? Okay. Okay, sir. Yeah. Okay. Okay. Thank Okay, you. because see, we are taking one sector for everybody. Okay, sir. Hello. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. And Ashutosh bhai. Yes, Ashutosh ji, you can हाँ जी unmute सर, yourself हाँ जी सर, and let us go through your sector. Yeah. सर एग्रोकेमिकल, ओके, आपने फाइनेंस पे काम किया, एग्रो में काम किया, इंटरनेट कैटलॉग पे काम किया. ओके, एग्रो ओपन करूँ आशुतोष जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके, सो यहाँ पे है एग्रो केमिकल. चलिए, जब आपने एग्रो केमिकल पे काम किया तो क्या जानकारी मिली, बताइए सर. सर यही है कि पीआई इंडस्ट्रीज और ओके, नाइटीज फॉस्फोर लिमिटेड, ये सर बड़ी कंपनी है. सबसे बड़ी कंपनी कौन है सर? यूपीएल, यूपीएल. ओके, इनका धंधा कितना है यूपीएल का? 11,000 करोड़, हाँ जी, है ना? और दूसरी बायर को, नंबर की जो कंपनी है वो बायर क्रॉप है हाँ जी और ये पीआई है. हाँ जी ये दोनों का धंधा यूपीएल से ऑलमोस्ट आधा है हाँ ना? जी, आधे से भी थोड़ा कम. तो हम ये कह सकते हैं कि यूपीएल क्लियर लीडर है. मतलब हाँ जी, इसका धंधा जबरदस्त है, कोई इसके नजदीक भी नहीं है. Am I right? हाँ जी सर, है ना? तो मतलब ये भी ध्यान रखो कि कुछ कंपनियां ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है धंधे में कि दूसरी जो कंपनियां होती है वो उनको छू नहीं सकती है. हम ये कह ही नहीं सकते कि कल ये कंपनी यूपीएल जितना धंधा कर पाएगी. वो डबल ग्रोथ करे तो भी नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि अगर वो डबल करेगी तो यूपीएल थोड़ी ना बैठी रहेगी, वो भी कुछ तो ग्रोथ करेगी. तो यूपीएल का धंधा जबरदस्त है, ये हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा. डन सर? हाँ जी सर. ओके, मार्केट कैप के क्या हाल है सर? इसमें भी सर यूपीएल ही, ओके, मार्केट कैप भी यूपीएल का सबसे ज्यादा है, हाँ राइट? जी, तो यूपीएल का मार्केट कैप ज्यादा, यूपीएल का सेल्स ज्यादा. ओके, ये एक चीज क्लियर हो गई. लेकिन आपने ये यूपीएल का जो सेल्स लिया है, ये हाँ आपने जी. स्टैंड अलोन लिया है कि कंसोलिडेटेड लिया है? सर एक्चुअली आपने भी जब लिया था तो वो जो उसमें आता है बीएससी में वही हमने लिया. मुझे लगता है ये स्टैंड लोन ही होगा सर, मैं इसको राइट. चेक कर लूंगा. ओके, मैंने जो लिया था वो मैंने पूरा कॉपी पेस्ट करके समझाया था कि हाँ जी चलो सर, जब ऐसे ले लो, कॉपी पेस्ट करते हैं तो सर यही आता है. यही आता है. पर मैंने वो stand एक alone. वीडियो में ये भी बताया है कि आपको कंसोलिडेटेड चेंज करना है. हाँ जी सर, वो मैंने बाद में देखा था ना वीडियो. ओके, देखो मैंने आपको पहले कॉपी पेस्ट क्यों बताया क्या, तो कि देखो ज्यादातर डेटा तो एक बार कॉपी पेस्ट होके आ जाए हमारे पास, बराबर ना? हाँ. ज्यादातर डेटा. अब हाँ जी, ज्यादातर सेक्टर कैसे होंगे पता है आशुतोष जी? हाँ जी, जिनकी कोई सब्सिडरी ही नहीं होती है, ठीक है. और सेक्टर ऐसे है. हाँ जी, तो वो सेक्टर में क्या होता है कि आपने स्टैंड अलोन डेटा ले लिया, आपका काम हो गया, फिर क्यों मेहनत करने का कंसोलिडेटेड का वहां पे, राइट? ठीक है. बहुत सी कंपनियां भी ऐसी होती है जो स्टैंड अलोन ही होती है, ज्यादातर कंपनियां. हाँ जी, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कंसोलिडेटेड में ज्यादा धंधा करते हैं. तो ठीक है. वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब डेटा लेने के बाद एक बार खाली क्रॉस चेक कर लेने का कि ठीक चलो है. मैं ये अभी मेरा काम हो गया कॉपी पेस्ट का, अब मैं क्या करता हूँ, चलो यूपीएल का धंधा सबसे ज्यादा है, चलो यूपीएल चेक करूं क्या कंसोलिडेटेड अलग तो नहीं है. तो आपकी जो टॉप की कुछ कंपनी है उनके डेटा आप कंसोलिडेटेड कर दो, ठीक है. राइट? क्यों कह रहा हूं मैं टॉप के, क्योंकि जो 100 करोड़ अभी ये शिवालिक 85 करोड़ कर रही है, इनका कंसोलिडेटेड भी यही होगा, ठीक है. राइट? पर देखो यहाँ पे आपने अभी स्टैंड अलोन लिया है तो क्या होगा पता है, यूपीएल का इंडिया का टर्नओवर ये है और यूपीएल का बाहर का धंधा तगड़ा है. ठीक है. अब यूपीएल, पीआई, ये केमिकल सेक्टर जो है
ये सेक्टर में कुछ चेंजेस हुए पिछले कुछ सालों में। कुछ कंट्रीज ने बोला हम केमिकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हाईली पॉल्यूटेड चीज है। हाँ जी, तो चाइना है, हम है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, कुछ कंट्रीज तो हमें तो क्या है, अभी पैसा कमाना है, अभी तो हम इतने कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि अपना कंट्री बहुत डेवलप हुआ है। तो हम केमिकल पे काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़े तो बढ़े, राइट। भले ये खराब चीज है बट यस हम लोग केमिकल बनाएंगे। अब रिसेंटली कुछ चेंजेस चाइना में भी ऐसे हुए। चाइना इतना पॉल्यूटेड हो गया था कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग नहीं नजर आती थी। हाँ जी, तो चाइना ने भी ऐसा किया कि भाई चलो इतना पूरा एरिया खाली करो, यहाँ पे एक भी केमिकल का कंपनी नहीं रहेगा। तो अचानक वहां पे बहुत सी कंपनियां बंद हो गई। तो अब वो सब किधर जाएगी? वहां से बहुत माल दुनिया भर में जाता था। तो इसका लाभ हमें इंडियन कंपनियों को हुआ। इंडिया की कंपनियों का एक्सपोर्ट बढ़ गया, केमिकल में, एग्रो केमिकल में, सब में। तो अचानक एक डिमांड आई जो नहीं थी इतनी जबरदस्त पहले, राइट। तो ये डिमांड को प्रॉपर देखना होगा ना, तो कंसोलिडेटेड देखना होगा, क्योंकि यूपीएल अगर यूरोप में धंधा करेगी तो वहां पे एक नई सब्सिडरी बना के धंधा करेगी, राइट। देखो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट चेक करता हूँ, बराबर। मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं यूपीएल में गया, अपन खाली चेक कर रहे हैं कि चलो यूपीएल का कंसोलिडेटेड क्या है, राइट। अब ये 2021 का धंधा मैं देख रहा हूं, कंसोलिडेटेड। देखो स्टैंड अलोन इनका धंधा है 11,000 करोड़, कंसोलिडेटेड 384,694। कितना है सर? 384,694, मतलब 38,000 करोड़। कितना डिफरेंस हुआ सर? बहुत ज्यादा, बराबर कि नहीं? पर पीआई का भी जो 5,000 है ये आप कंसोलिडेटेड करोगे वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां एक्सपोर्ट अच्छा कर रही है। पीआई कर रही है, आपकी शारदा का है एक्सपोर्ट, बराबर है। इनके प्रॉफिट जो है, लेट मी चेक, 3,495 करोड़, मतलब करीबन 4,000 करोड़ के प्रॉफिट है। देखो इनके मार्जिन भी चेंज हो गए। सर ये कंसोलिडेटिंग में जो इंटरेस्ट है वो नहीं आता जब हम देखते हैं? नहीं आता है ना, ये रहा ना इंटरेस्ट। देखो कंसोलिडेटेड में ये लोग क्या शब्द यूज कर रहे पता है? फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा ठीक है, तो आप हाँ, फाइनेंस कॉस्ट हो या इंटरेस्ट हो, दोनों को एक ही गिनो, बराबर है। इसीलिए मैं नहीं कर रहा था सर, उसमें ना मुझे पता नहीं लग रहा था इंटरेस्ट कहाँ से लेना। राइट, लेकिन ये देख लेना आप, बराबर। अभी फाइनेंस कॉस्ट को डाल देना, राइट। तो अभी एक चीज तो क्लियर है कि चलो हमने लेटेस्ट सेल्स और डेटा डाल दिया, पर मार्जिन कितना है इन लोगों का मैं चेक कर लेता हूँ फॉर्मूला डाल के। प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, देखो ये भी फॉर्मूला कर सकते हैं अपने एकदम डायरेक्ट। सब में कर देता हूं मैं। ओके, राइट। देखो अभी मार्जिन इनके कितने है, खाली 1% मार्जिन। तो मार्जिन में बड़ा प्रॉब्लम है यूपीएल के, है ना आशुतोष जी? क्लियर है ये? हाँ जी। अब देखो मेरा अनुभव अगर आपको ये सेक्टर का कहूं, अभी हम ये मान रहे हैं कि आप डेटा पूरे जब कर लोगे ना, अभी ये नेक्स्ट वीक है हमारे पास, तो डेटा सुधार लेना, फिर हम इस पे बातचीत करेंगे, राइट। पर जब मैं 2007, 8, 9 में जब रिसर्च करता था, तब मेरे को ये कंपनी मिली। सबसे पहला क्या नाम है? पीआई। हमने बरसों पहले एक वीडियो बनाया था, जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत पुराना एक वीडियो है जिसमें हमने समझाया है कि एग्रो केमिकल में सबसे अच्छी कौन। तो सोचो 10 साल पहले मैंने उस समय भी जो वीडियो बनाया उसमें भी मैंने पीआई बताया। अब तब भी यूपीएल राजा थी अपने सेक्टर की, पर यूपीएल में एक प्रॉब्लम था कि उसके मार्जिन उस समय भी बहुत कम थे, और कभी प्रॉफिट कभी लॉस करती थी। जबकि पीआई जो है उसके धंधे कम थे और इसके मार्जिन कुछ ज्यादा नहीं थे। कितना डिफरेंस है दोनों में? बहुत ज्यादा है। तो ये 10 साल पहले भी ज्यादा था,
अब देखो वो उतने पुराने वीडियो में भी हमने कहा है कि जो बंदा 2020 में रिसर्च करेगा उसको भी पीआई ही अच्छी लगेगी। देखो आज हम रिसर्च कर रहे हैं, आज भी आपके डेटा में पीआई अच्छी है, राइट? वो समय पे ये जो दूसरी सब जो प्रॉफिट कर रही है ना, आज आपके डेटा में सब प्रॉफिट मेकिंग है, मेरे वो वीडियो में सब लॉस मेकिंग थे, क्योंकि सेक्टर उभर रहा था। जैसे पंजाब केमिकल लॉस कर रहा था, एनएसईएल लॉस कर रहा था, राइट? तो अभी क्या होता है, अभी ज्यादातर कंपनियां प्रॉफिट कर रही है, पर ये प्रॉफिट में आई तो जो पीआई वो जमाने में 60% कर रही थी वो आज कितना करने लगी? 17%। तो ये अनुभव का निचोड़ आपको दूसरे सेक्टरों में लेना चाहिए कि दूसरे भी जो सेक्टर है ना, जहां पे कुछ कंपनियां लॉसेस कर रही है, कल अच्छे समय में वो सब भी प्रॉफिट में आएगी, पर वो टाइम पे भी जो आज अच्छी है वो और अच्छी हो जाएगी, बराबर? अब देखो अगर हमने ये नीचे वाली कंपनी में निवेश किया होता तो आज अच्छे समय में भी पैसे नहीं बने। अगर हम अभी चेक करें तो पीआई ने सबसे ज्यादा पैसा कमा के दिया ये सेक्टर में, राइट? तो गलती से मैं क्यों बच पाया? क्योंकि कुछ पैरामीटर हमने चेक किए थे, राइट सर? ओके। देखो यहाँ पे जो बायर है ना, मैंने एक और बात आपको जब आप डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढ रहे थे तब कही थी कि मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है, राइट, ये जैसे बायर मल्टीनेशनल है, ये इंडिया का राजा है। जैसे ये इनका 4000 करोड़ का जो धंधा है, 5000 करोड़, मतलब ये पूरा इंडिया में से है, इंडिया के गांव में फैली हुई है। दूसरी सब अपनी जो इंडियन कंपनियां हैं वो इतना माल नहीं बेच पाती जितना बायर बेच रही है, पर फिर भी अपनी दूसरी कंपनियां बायर से आगे निकल गई कि नहीं? क्योंकि दूसरी कंपनियां दुनिया भर में माल बेच रही है, राइट? जबकि बायर का आपको कौन सा फायदा मिल रहा है? खाली इंडिया का। अब बायर यूएस में जो माल बेच रही है वो तो बायर ओरिजिनल बेच रही है। हाँ, इसीलिए जनरली मल्टीनेशनल से दूर रहे, राइट? तो चलो ये पूरे डेटा आप कर लोगे, फिर डिस्कस करेंगे, पर इतने डेटा में भी हमें इतना पता चला यूपीएल इज द किंग, तगड़ा हाथी है पर वो मार्जिन नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज, पीआई, धनुका, भारत रसायन जैसी कुछ अच्छी कंपनियां ये सेक्टर में है, ये कंपनियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इनके मार्जिन अच्छे हैं और इनकी डेट पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी है, राइट? ओके, तो बाकी डेटा बाद में आशुतोष भाई। ओके ओके। तो मैं वापस यहाँ पे अभी बाहर आ जाता हूँ। ओके, चलिए, हमने 3 लोगों के सेक्टर दोस्तों चेक किए। हमने आफ्ताब जी का लाइफ इंश्योरेंस देखा, अर्नब जी के साथ शुगर में थोड़ा काम किया, आशुतोष जी के साथ एग्रो में काम किया, राइट? अब बाकी भी आप सब लोगों ने बढ़िया काम किया हुआ है, जैसे दीपक वानखड़े जी स्पेशलिटी केमिकल, डू नॉट इनिशिएट हमने कहा हुआ था, उनके अलावा फारूक मेमन जी अदर फूड, रोड एंड हाईवेज, एजुकेशन, वर्गीस जी काफी सेक्टर पे वर्गीस जी ने काम किया है, सो दैट्स अमेजिंग। बहुत सारे सेक्टर है, राइट? हर एक को क्या करना है, दूसरों के सेक्टर में जाके झांकना है, देखना है कि चलो टेक्सटाइल देखने दो, शैलेश भाई ने काम किया है, कौन है टेक्सटाइल में जो अच्छा कर रहा है, राकेश भाई का 2-3 व्हीलर खोलो देखो, राइट? हर एक सेक्टर में जाके चेक करो ताकि आपको अच्छी कंपनी मिल पाए। हम आज सारा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट प्रयोजन क्या है? अगले वीक जब हम बात करेंगे तब हम उल्टी बात करेंगे, हम नीचे से चालू करेंगे। मतलब विकास जैन, शैलेश भाई, राकेश भाई, परसी जी, मनसुख जी, हम नीचे से चालू करेंगे ताकि जिनसे बात नहीं हो पाई उन लोगों से हमारी पहले बात हो पाए, बराबर? दूसरा, नेक्स्ट वीक जब हम बात करेंगे तो आज के जो टॉपिक थे, नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब सेल्स मार्जिन, डेट पेइंग कैपेसिटी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, इस पे कम बात करेंगे। हम ज्यादा बात किस पे करेंगे पता है?
इनके अलावा भी कुछ इंडिकेटर हैं जो हमें देखने चाहिए, राइट? तो वो इंडिकेटर कौन से हैं वो हम कल सीखेंगे। कल शाम को जो एपिसोड रेडी होगा उससे आपको और गहराई में पता चलेगा, ताकि कोई गलती होने के चांसेस ही ना रहे। पूरा पता चले कि डेप्थ एग्जैक्टली डेप्थ आपकी कंपनी के पास कितनी है, राइट? आपकी कंपनी लिक्विडिटी प्रॉपर है, सॉल्वेंसी प्रॉपर है, 10 साल 20 साल 30 साल तक घर बैठे कमाई दे सकेगी कि नहीं, राइट फ्रेंड्स? तो ये दोनों चीज पे ध्यान रखना। इनके अलावा दोस्तों हमें और एक चीज चाहिए। देखो, ये सारे सेक्टर पे आप लोगों ने काम किया, तो हमारे ये सारे सेक्टर की बात क्लियर हो गई, राइट? लेकिन ये सेक्टर बाकी है। कितने सेक्टर बाकी है? ये सारे सेक्टर। अब ये सारे सेक्टर बाकी रहेंगे तो क्या होगा? हमें पता नहीं चलेगा कि आईटी सॉफ्टवेयर में कौन अच्छा है। अब ये बड़े काम का सेक्टर है। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज तो आने वाले कल का सेक्टर है। होना ही चाहिए हमें पता। रेस्टोरेंट पता होना चाहिए, फुटवेयर पता होना चाहिए। देखो, आप इधर नहीं करोगे ना तो चलेगा, मैं इसको हटा देता हूँ, लिख दू कॉपर को डू नॉट इनिशिएट, चलेगा, जाने दो इसको। पेट्रोकेम जाने दो, नहीं देखना है हमें पेट्रोकेम में कौन अच्छा कर रहा है, लेकिन दूसरे सब देखने पड़ेंगे, राइट? सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों आप सब लोगों से, थोड़ा और प्रयास करें। जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया है वो सबसे पहले कुछ और कंपनियां ले ले, ताकि उनको भी लर्निंग मिले। जिन लोगों ने ऑलरेडी बढ़िया काम किया हुआ है वो जो नई चीज हम सिखाएंगे वो अपडेट करें, राइट? और हो सके तो कुछ और 2-3 सेक्टर ले ले, ताकि नेक्स्ट वीक जब हम आज की तरह अगले मंगलवार को बात करें, तो अगले मंगलवार को पूरे भारत की हर एक सेक्टर की हमें पता रहना चाहिए कौन सी राजा कंपनी है, कौन सी कंपनी है जो राजा होने के बावजूद अच्छी नहीं है, तो हम वहां पे दूसरा राजा ढूंढेंगे, छोटा राजा, राइट? कुछ और कंपनी ढूंढेंगे अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो। पर हम लिमिटेशन जानेंगे कि पीआई की एक कमी है कि वो सबसे बढ़िया धंधा नहीं कर पा रही है, पर यूपीएल की भी कमी है, उस पर डेप्थ बहुत ज्यादा है। मैं अगर पीआई में निवेश करूंगा, मैं मेरे लिमिटेशन को समझूंगा, मैं 5% रुपया नहीं डालूंगा, राइट? पीआई ने हमको जबरदस्त कमा के दिया है, लेकिन फिर भी लिमिटेशन हमेशा हर कंपनी के समझने की, राइट? उसी प्रकार से यूपीएल में पैसा डालोगे तो भी समझो कि हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि मार्जिन घटिया है, लॉस में भी आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दोनों चीजों को समझ के हम आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ बेस ऑफ लर्निंग। मिस नहीं कीजिएगा अगला वीक। जो कल सिखाए इंप्लीमेंट करे, जो दूसरे सेक्टर रह गए हैं उन सेक्टर को लेने का प्रयास करें, और जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया है अपने असाइनमेंट करें। खाली बातों से अगर पता चलता तो अगेन मैं कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कराता, मेरे लिए भी आसान है, खाली थियरी समझाओ और आगे बढ़ जाओ। लेकिन मैं चाहता हूं यूं ही मुझे आगे नहीं बढ़ना है, प्रैक्टिकली करेंगे। आपको बहुत तकलीफ होगी मुझे पता है, पर वो तकलीफ को लेते लेते हम आगे अपडेट्स। यहाँ पे राजीव जी आपने क्या लिखा है? पीयूष जी, फ्यू शीट्स आर लॉक्ड, रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू अलाउ एक्सेस।
अच्छा लॉक है, पर आप देख तो पाओगे। देखो शुगर में मैं आ रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, पर एक मिनट, आप मेरे ख्याल से देखने दो। यहाँ पे 2-3 व्हीलर देख पा, अच्छा ओके राकेश भाई, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इसी ये जो स्प्रेडशीट है उसी में काम करें। नहीं तो क्या होगा ना कि देखो दूसरे लोग आपका काम नहीं देख पाएंगे। बराबर, देखो मैं जैसे आपकी 2-3 व्हीलर ओपन कर रहा हूं तो ये एक्सेस का रिक्वेस्ट मांग रहा है, राइट? वो आपको फिर रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, राइट? मैं चाहता हूं आप सब लोग एक दूसरे के सेक्टर देख पाओ, बराबर है? या करेक्ट करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरीवन। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, इसी प्रकार से आगे बढ़ो। Tomorrow 9 a.m. 7 p.m. everything would be updated. Thank you so much and best of luck to everybody. Jai Hind दोस्तों। Thank you, sir.